हाय गाइज, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। According to Coulomb's, the force acting between two charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कहने का मतलब दो चार्ज बॉडी है Q1 Q2 और उसके बीच का डिस्टेंस R है, तो Q2 जो है वो Q1 पे F फोर्स लगाएगा और Q1 जो है वो Q2 पे भी F फोर्स लगेगा। मतलब दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स ही लगेगा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों चार्ज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन 1 and 2, तो वी गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों को कंबाइन किए तो ये मेरा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये एफ इक्वल टू हमारा आ जाएगा के कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के का वैल्यू जो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा के का वैल्यू है। तो ये हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हम लोग देखे थे, एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोलम्बिक कांस्टेंट। इसको हम लोग कोलम्बिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 9 × 10⁹, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखते हैं डायमेंशन क्या होता है के का। तो के यहाँ से निकलेगा कैसे, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 अपॉन Q2। तो एफ का ये हो गया डायमेंशन MLT-2, आर स्क्वायर का L स्क्वायर और Q1 Q2 तो Q का IT, तो IT इंटू IT। तो इसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा I-1 ML³ T⁻⁻⁴। के कैन बी रिटेन एज। अब देखते हैं के को मतलब किस तरह हम लोग लिख सकते हैं। पहला तो ये हमारा ये स्पेस के लिए, ये मेरा स्पेस के लिए है और ये हम लोग का ये मीडियम के लिए है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और ये मीडियम में है तो एफ डैश हम मान लेते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश ये क्या हुआ मेरा बी है, ये बी मान लिए। तो एफ अपॉन बी ये के कांस्टेंट और ये मीडियम में है तो इसको हम लोग के डैश मान लिए। स्पेस यहाँ पर लिखा हुआ है तो फॉर स्पेस एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ गया तो ये 4 पाई 9 × 10⁻⁹, इसको सॉल्व करेंगे तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फॉर मीडियम, तो मीडियम के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होता है। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि यह मीडियम है तो इसको एप्सिलॉन ही पढ़ेंगे। फॉर एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहा जाता है। ये क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो के स्पेस जो होगा के स्पेस ग्रेटर देन के मीडियम का जो के होगा वो कम होगा स्पेस से, और एप्सिलॉन जो होगा वो स्पेस का कम होगा मीडियम से। मीडियम का एप्सिलॉन क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का नाता है दोनों में इन्वर्सली का रिलेशन है। दोनों का रिलेशन के का क्या होता है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होता है। यहाँ पे के डैश कर देंगे तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, और यदि यहाँ पे के निकला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो इसीलिए के स्पेस यदि बड़ा है के मीडियम से तो एप्सिलॉन नॉट स्पेस कम हो जाएगा मीडियम से।
तो डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो हम लोग डिवाइडिंग करते हैं 1 और 2, दो इक्वेशन लिखे थे। एक इक्वेशन ये था हम लोग का F इक्वल टू 1 अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, पहला इक्वेशन। और दूसरा हम लोग का ये था F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, F नॉट अपॉन F, ये हो गया स्पेस का, ये मीडियम का, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। ये तो सेम है, कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा F नॉट अपॉन F इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल में आएगा। F नॉट अपॉन F आया था तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, F नॉट अपॉन F, ये स्पेस का है, ये स्पेस और ये मीडियम का, तो इसको इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। F नॉट स्पेस या F मीडियम इक्वल टू F R सॉरी एप्सिलॉन R, मतलब ये परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है। ER इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ER इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ये मीडियम का और ये फ्री स्पेस का, जहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएटर नहीं हो। तो के इक्वल टू एप्सिलॉन R इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये मतलब ये वो के नहीं है जो पहले वाला था, ये दूसरा के कोई मान लिए हैं। वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो के F नॉट अपॉन F, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। ये वो वाला नहीं है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नहीं है, ये के कांस्टेंट है, और के कांस्टेंट ये डाइलेक्ट्रिक ही है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, F नॉट अपॉन F इक्वल टू के या फिर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये दोनों में रिलेशन क्या था, F नॉट अपॉन F इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। थैंक यू। हाय गाइस, आज देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सब कुछ आज आप लोग को दिखाते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम दो चार्ट लेते हैं, Q1 Q2, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस R1, ये R2, ये y प्लेन है और ये x। तो R21 कितना हो जाएगा, ये R12, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, F12 इक्वल टू F21, ये वाला 21, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये 21 इसके लिए और R12 इससे इसके लिए, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। F12 पे मतलब F1 मतलब इस F मतलब Q1 पे जो Q2 के चार्ज इस चार्ज के द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा डेट इज इक्वल F1 फोर्स मतलब इस पे फोर्स 2 के द्वारा, और F21 मतलब 2 पे फोर्स F1 के द्वारा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इक्वल एंड अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं दोनों सेम होगा। यहाँ भी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड है, दोनों R12 इक्वल टू R21 ही होगा। अब इन वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म F21 मतलब F2 मतलब Q2 है, उस पर फोर्स 1 के कारण, तो Q1 Q2 अपॉन R21, ये फिर R21 मतलब 1 से Q1 से डिस्टेंस Q2 का जो है वो डिस्टेंस को R21 लिखें और उसका होल स्क्वायर, ये हमारा डायरेक्शन शो करता है, ये हमारा डायरेक्शन शो करता है। ये क्या हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। वेयर R21 इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, इसका जो डायरेक्शन है वो Q1 से Q2 की तरफ होता है। F12, अब F12 देखते हैं, सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन में अंतर आएगा। Q1 Q2 अपॉन R1 R2 का होल स्क्वायर, और ये क्या कांस्टेंट है R12, ये यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में।
अब देखते हैं फोर्स की कैसे निकाला जाता है। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारा चार्ज दे दे तो हम किस तरह से फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस से Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn विथ पॉजिटिव वेक्टर R1 R2 R3 डॉट Rn विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये जो दिया है R1 R2 ये रिस्पेक्ट है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस से Q1 पर हमको फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स विच इज डिटरमाइंड बाय द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसी को हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया XY Q1 Q2 Q3 Qn हो गया, R1 R2 R3 ये सब दिस हो गया। तो हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू remaining charges is equal to the vector sum of the all individual forces acting between that charges with the remaining charges। मतलब बाकी जो भी चार्ज बचा होगा उस सभी के कारण जो वेक्टर सम होगा फोर्स का वही टोटल फोर्स होगा। मतलब इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स, मतलब जितना भी चार्ज इंडिविजुअल सबका फोर्स निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे, वही टोटल फोर्स किसी भी एक पार्टिकुलर चार्ज पे हम निकालना चाहेंगे तो निकलेगा। जैसे हम F12 लिखेंगे तो क्या निकलेंगे, F12 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर। ये यूनिट डायरेक्शन R1 से R2, ये डायरेक्टेड है R1 से R2, डायरेक्टेड R1 से R2। सिमिलरली F13 लिखना है तो K Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर R13, ये यूनिट वेक्टर। सिमिलरली n चार्ज के लिख लेंगे, n चार्ज के लिए सिमिलरली इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो एडिंग ऑल द इक्वेशन, सभी इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे 1 + 2 डॉट 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 n इक्वेशन को सबको जोड़ दिया। F12 F13 डॉट 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 क्या हो जाएगा F1n, तो K इंटू Q1 तो सब में कॉमन आ जाएगा, Q1 सब में कॉमन है, K Q1 सब में कॉमन है। तो Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर, Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर, Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं F1 और यहाँ पे I, मतलब जो भी हम लोग लिखना चाहेंगे ये रिजल्टेंट है। तो I कहाँ से शुरू होगा, I2 से शुरू होगा, क्योंकि मेरा पहला फोर्स क्या था I2। F1 I की जगह 2 लिखेंगे तो F12 F3 13 14 15 16, जहाँ तक मेरा n मान लेते 10 है तो I 10 तक 1 से 10 तक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे I इक्वल टू 1 से लेके 2 से लेके n तक है। n मेरा कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100 करोड़ जो भी ले ले हम लोग, वो हमारे चार्ज पे डिपेंड करता है कितना चार्ज है। अब K Q1 तो सब में कॉमन था तो ये कॉमन, Q यहाँ पे तो I आ गया, तो I की जगह हम लोग जो भी रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं 2 3 4 एक्सेट्रा। फिर R1I, फिर I आ गया तो यहाँ पे जो I है सेम होगा, तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, तो R12 का होल स्क्वायर, यहाँ भी R12 हो उसका वो डायरेक्शन। तो ये हमारा हम लोग का ये समेशन फॉर्म हो गया। इस तरह से हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। थैंक यू।